तो आज हम इंटरमीडिएट में कार्बेनाइन पढ़ने वाले हैं। कार्बोकैटायन खत्म हो चुका है। तो कार्बेनाइन क्या होता है? ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, या बोले तो आउटर मोस्ट सेल, क्या कहलाएगा? कार्बेनाइन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो? 8। ठीक है, 6 तो बॉन्डिंग और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है? कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट ड्यू टू इट्स ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या फॉर्मेशन होती है कार्बेनाइन की? देखो, कार्बेनाइन में 6 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? पायरिमिडल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी? पायरिमिडल। कार्बोकैटायन कैसे बनता है भाई? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। जैसे ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? कार्बन की ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बेनाइन। तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? पायरिमिडल। देखो, यदि पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज है आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि एनायनिक कार्बन इन कॉन्जुगेशन, यदि कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक है, क्या होगा? sp2। और sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन देखते हैं अपन। जनरेशन देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पर CH3 आएगा भाई। यहाँ पे क्या आएगा? CH3। ठीक है, CH3। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन, जो बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? कार्बेनाइन। यदि इसको रेजोनेंस में दर्शाएं तो ये बॉन्ड इधर, ये वाला इधर, तो क्या बनेगा? इनोलेट। ठीक है, जैसे ही देखो, नेक्स्ट देखो, मेलोनिक एस्टर बेस की प्रेजेंस में देखो, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जल्दी से बाहर निकलेगा H+, तो क्या बनेगा? कार्बेनाइन। तो ये तो किससे हो गए? फ्रॉम द कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन्स। अब देखो, फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, गर्म करेंगे तो क्या? CO2 बाहर निकल जाएगी, क्या बनेगा? कार्बेनाइन की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन। इसके बाद में टाइप यदि एक और देख लो, फ्रॉम एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार अभिकर्मक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, RMgX, ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बन गया? एल्किल ग्रुप पे क्या है इसके? नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन गया? कार्बेनाइन। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, एल्किल कार्बेनाइन। ठीक है, एल्किल कार्बेनाइन की बात करें अपन तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है? ये क्या है? 1 डिग्री, और ये क्या है? मिथाइल। अब देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा?
ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्रभाव लग रहा है। ठीक है, एक तो कार्ब एनाइन वैसे ही ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यदि फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले मिथाइल, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल आएगा 3 डिग्री कार्ब एनाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्ब एनाइन को क्या करते हैं, डीस्टेबल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे कार्ब एनाइन को। स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन कैन बी एक्सप्लेन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ठीक है, प्लस आई प्रभाव क्या करेगा, प्लस आई प्रभाव क्या करेगा भाई, कार्ब एनाइन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, और माइनस आई प्रभाव कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट को क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड। अब बात करते हैं अपन एलाइलिक कार्ब एनाइन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, इसकी दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, ये बॉन्ड इधर, ये वाला इधर। तो एलाइलिक कार्ब एनाइन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स द्वारा स्टेबलाइज दर्शा सकते हैं अपन। इसके बाद में हम देखेंगे बेंजाइलिक कार्ब एनाइन की बात करें तो बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, ये बॉन्ड इधर, ये वाला इधर। ठीक है, तो आप इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दर्शा सकते हो। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा सिस्टम में उतनी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्ब एनाइन में ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, क्योंकि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना सीखते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, पहले ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आर के और माइनस एच के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्लस आर के प्लस एच के और प्लस आई के। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा और सिंपल। ठीक है, अब देखो इसका क्या प्रभाव है, माइनस आर और माइनस आई। ठीक है, इसका भी क्या है, माइनस आई, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, इस पे माइनस आर और इस पे माइनस, ये क्या है, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनाइन को क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है, स्टेबल करेगा, तो ऑर्थो पे माइनस आर भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस तो ऑर्थो और पैरा पे सेम इंटेंसिटी के साथ काम करेगा, परंतु माइनस आई कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, पी, जो ये लिख रखा है पी आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फिर कौन आएगा, आर। ठीक है, अब इस पे ओनली क्या लग रहा है, माइनस आई, तो फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, क्यू, फिर उसके बाद में क्या आएगा, एस, क्योंकि ये सिंपल है, इस पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, ओनली क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ये है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की बात करें, इस पे क्या लग रहा है, माइनस आर और माइनस आई, इस पे ओनली क्या लग रहा है, माइनस आई। ठीक है, डोमिनेंट कौन सा है इसमें, आर और आई में से डोमिनेंट कौन होगा, इसमें आई प्रभाव डोमिनेंट होगा। ये एक्सेप्शन है हैलोजन में, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो आर से डोमिनेंट कौन होगा, आई। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, प्लस एच लग रहा है। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है भाई, माइनस आई और प्लस आर। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे माइनस आर और माइनस आई लग रहा है, इस पे ओनली माइनस आई लग रहा है, तो इसके बाद में कौन आ जाएगा, ये। इसके बाद में कौन आएगा, सिंपल। इसके बाद में कौन आएगा, सिंपल। अब देखो इस पे प्लस आई और प्लस एच लग रहा है, और इस पे क्या लग रहा है, प्लस आर और माइनस आई। डोमिनेंट कौन है भाई, प्लस आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, कार्ब एनाइन को डिस्टेबल करेगा। ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल कौन आएगा, ये वाला आएगा।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, OCH3 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 ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो OCH3 पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो प्लस आर प्रभाव भी दर्शाएगा और माइनस आई भी दर्शाएगा। रेजोनेंस मेटा पे काम नहीं करता, ओनली माइनस आई दर्शाएगा। इस पे क्या है, प्लस आर और माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा भाई, माइनस आई वाला, क्योंकि प्लस आर लग रहा है, वो तो क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा कार्बन आयन को, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, मेटा, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा, सिंपल। सिंपल क्यों आया, क्योंकि प्लस आर डोमिनेंट है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा कार्बन आयन को, ठीक है। इसके बाद में देखो प्लस आर दोनों सेम है, तो माइनस आई कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पे। इसका मतलब आर तो सेम है, माइनस आई कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो पोजीशन पे। यदि ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई ज़्यादा है तो कार्बन आयन को क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, ऑर्थो आएगा, क्योंकि माइनस आई ज़्यादा है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, पैरा। अब देखो इस एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। इसमें देखो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे, तो प्लस H प्रभाव किसका ज़्यादा है, प्लस H प्रभाव किसका ज़्यादा है भाई, ऑर्थो का, ठीक है। उसके बाद में किसका ज़्यादा है, पैरा का। फिर उसके बाद में ओनली प्लस आई लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या आएगा, सिंपल, क्योंकि इन तीनों पे ही कोई कुछ ना कुछ डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब CH3 ग्रुप लग रहा है, जो कि प्लस H और प्लस आई प्रभाव दर्शा रहा है, जो कि कार्ब एनायन को क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, सिंपल। फिर उसके बाद में कौन आएगा, मेटा। मेटा क्यों आया, इस पे ओनली प्लस आई ही प्रभाव लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आएगा, पैरा, क्योंकि प्लस H ऑर्थो और पैरा पे समान है, परंतु प्लस आई ऑर्थो पे ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडिंग रूल है, DNP लगाओगे। तो डिस्टेंस की बात करें तो ऑर्थो की क्या है, कम डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा प्लस आई दर्शाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्लस आई दर्शाएगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पैरा इससे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा, ऑर्थो आ जाएगा। इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। देखो क्लोरीन 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 जुड़ा हुआ है ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन हेलोजन केस में माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर से, ये एक्सेप्शन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इस फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है, माइनस आई क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब इसकी बात हम करें कि माइनस आई, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई किसका ज़्यादा है भाई, यदि DNP रूल लगाएंगे, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो डिस्टेंस नंबर, तो डिस्टेंस किसकी कम है, इसकी, ऑर्थो की, तो माइनस आई प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में मेटा आ जाएगा, फिर उसके बाद में पैरा आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा। ऑर्थो क्यों आया, प्लस आर मत दर्शाना, यहाँ पर डोमिनेंट कौन होगा, माइनस आई प्रभाव क्या होगा, डोमिनेंट होगा। फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में माइनस आई आर डोमिनेंट, प्लस आर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं एरोमेटिक कार्ब एनायन की, ठीक है। अब देखो NaOH की प्रेजेंस में यहाँ से क्या बाहर निकाला, H+ बाहर निकाला, माइनस आया, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं सिस्टम में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, हक्कल्स रूल का क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2, 2 4 और 2 6। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हमने एरोमेटिसिटी में पढ़ लिए हैं, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करते हैं इलाइड्स ऑफ कार्ब एनाइन। इलाइड्स ऑफ कार्ब एनाइन, देखो इलाइड्स क्या होते हैं? द कार्ब एनाइन इन विच एनाइनिक कार्बन इज बॉन्डेड कैटायनिक हेटेरोएटम इज नोन एज इलाइड। ठीक है, जो एनाइनिक जो एनाइनिक कार्बन है उससे हेटेरोएटम जुड़ा हुआ होगा। हेटेरोएटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं। यदि अपन देखें तो नाइट्रोजन इलाइड, फॉस्फोरस इलाइड, सल्फर इलाइड हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये तो ओनली -I प्रभाव द्वारा स्टेबलाइज्ड है। ओनली -I प्रभाव, नो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें। यदि मैं इसकी बात करूं, विटिंग रिएजेंट है, फॉस्फोरस इलाइड की बात करूं तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से क्या है? स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से क्या है? स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब इसकी बात करूं, सल्फोक्सिनियम इलाइड है या बोले तो सल्फर इलाइड है, ये किससे स्टेबलाइज है? ये भी किससे स्टेबलाइज है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से। ये भी क्या है? यहाँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग आएगी। यह भी क्या है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। और इसमें जो कार्बन्स का ऑर्बिटल और सल्फर का ऑर्बिटल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या पाई जाती है? ज़्यादा। इस कारण ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, इस कारण ये ज़्यादा स्टेबल है सल्फर इलाइड फॉस्फोरस इलाइड की तुलना में। दोनों में ही डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, सल्फर इलाइड्स में भी और फॉस्फोरस इलाइड में भी। ठीक है, और ये ओनली स्टेबलाइज किससे? -I प्रभाव से। ये किससे स्टेबलाइज है? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से क्या है? स्टेबलाइज है। अब देखो आगे मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन इलाइड कार्ब एनाइन स्टेबलाइज ओनली -I इफेक्ट, जबकि फॉस्फोरस एंड सल्फर इलाइड आर स्टेबलाइज ड्यू टू डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इन बिटवीन एनाइनिक कार्बन एंड सल्फर और फॉस्फोरस की बात करें। ठीक है भाई, फॉस्फोरस इलाइड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से, फॉस्फोरस और सल्फर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब देखो सल्फर इलाइज्ड मोर स्टेबल बिकॉज क्यों है स्टेबलाइज? मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है कि डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर इज स्लाइटली सिमिलर पी ऑर्बिटल ऑफ कार्ब एनाइन इन कंपेयरिंग डी ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, हेंस extent of overlapping is higher in between anionic carbon and sulfur and lower in between anionic carbon and phosphorus। ठीक है, फॉस्फोरस इलाइड में कम एक्सटेंट ओवरलैपिंग है। ठीक है, कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में, जबकि सल्फर के डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में एनाइन के, उसमें क्या है? एक्सटेंट ओवरलैपिंग ऑफ ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्ब एनाइन की। सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एल्डोल कंडेंसेशन। दो फॉर्मिल्डिहाइड ले लो, वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। ठीक है, आप दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ले लो, बेस या एसिडिक की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या है? फॉर्मिल्डिहाइड है। मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, दो लेते हैं, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? H बाहर निकलेगा। ठीक है, H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? आप एसिडिक मीडियम में भी होती है, एसिड मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? इनोलेट बनेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा फॉर्मिल्डिहाइड का। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो काम करेगा वो क्या करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, इसके बाद में H+ दे दो यहाँ पर,
क्या बन जाएगा, एल्डोल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्डोल। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसे क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल बनेगा, एक मॉलिक्यूल का एक अणु लिया, फर्स्ट अणु, फिर उसके बाद में फर्स्ट अणु का जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो दूसरे अणु के कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। उसके बाद में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्डोल। एल्डोल में से H2O बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन, देखो बेस है RO माइनस एल्कोक्साइड आयन है ये। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा CH2Cl2 में से। ठीक है, यहाँ से H बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से एक F2 एक F बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CF2CCl2। ठीक है, इसके बाद में ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ये रहा, बेस की प्रेजेंस में क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H प्लस, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, ये आ गया देखो नेगेटिव। इसके बाद में ये बॉन्ड इधर और ये F क्या बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटिल लिथियम, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ से क्या बाहर निकालेगा, H प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव अटैक करेगा तो ये बॉन्ड तो इधर और ये वाला इधर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है ये C2H5O, ये क्या है, बेस। ठीक है, अब बेस कहाँ से, हाइड्रोजन बाहर निकाले। भाई देखो ये भी हाइड्रो यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ देखो NO2 समूह दिख रहा है आपको, NO2, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेस की प्रेजेंस में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NO2 के कार्बन पे देखो आपको दिख रहा होगा, NO2 के कार्बन पे क्या निकलेगा, H प्लस, यहाँ माइनस आया, इसके बाद में ये बॉन्ड इधर और ये बाहर निकल जाएगा, OCOCH3 माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या हो गई, एलिमिनेशन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूँ तो ये क्या है, मेलोनिक एस्टर है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकलेगा, CH2 से बाहर निकलेगा। ठीक है, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 अभिक्रिया, ये बॉन्ड इधर और यहाँ से Cl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये देखो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड DMF और NaH, ये क्या है, बेस, क्या है, बेस। अब देखो मोर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मोर एसिडिक हाइड्रोजन परमाणु कहाँ है, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद में SN2 अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसके बाद में अगली रिएक्शन की बात करें अपन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और KH। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे यहाँ से, H प्लस, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या अटैक करेगा, नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, इसी प्रकार ब्यूटिल लिथियम यहाँ से क्या है भाई, ब्यूटिल लिथियम यहाँ से क्या बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन, क्या बनेगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये। इसी प्रकार देखो ये रहा,
एल्काइन की बात करें अपन, यहाँ से NaNH2 की प्रेजेंस में क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा नेगेटिव H+, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसके बाद में ये यहाँ पर अटैक करेगा, Br क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड। ये तो हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद में रीअरेंजमेंट की बात करते हैं अपन। रीअरेंजमेंट में देखो RLi एल्किल लिथियम, ठीक है, ये भी क्या है, बेस, ये भी क्या है, बेस। अब बेस क्या करेगा भाई, H+ बाहर निकालेगा। इधर से देखो ये क्या है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन इलाइड है। ठीक है, इसके बाद में रीअरेंजमेंट की बात करते हैं अपन। रीअरेंजमेंट की 1,2 एल्किल शिफ्ट, जो ये आपको ये दिख रहा है पूरा ग्रुप, ये वाला, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस CH पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, इधर चला जाए तो ये बन जाएगा। ये तो हो गई रीअरेंजमेंट की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये आपको पढ़ाई दी। एक रिंग ओपनिंग होती है, एक रिंग क्लोजिंग होती है। अब देखो ब्यूटिल लिथियम की प्रेजेंस में तो कहाँ से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, ये बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, डिसरोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, ये बॉन्ड तो इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा और ये नेगेटिव इधर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो H+ की बात करें हम। ठीक है, हम किसकी बात करें, H+ की। ठीक है, ये उल्टा चला रखा है इसमें बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड उल्टे चला रखे हैं इसमें। देखो, इसके बाद में क्या होगा, ये बनेगा। ठीक है, ये तो बॉन्ड उल्टे चला रखे हैं इसमें। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में यदि मैं ये बॉन्ड इधर लेके आऊँ, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर, तो क्या बन जाएगा ये। ठीक है, अब H+ दे दो यहाँ पर, एक बार H+ यहाँ दे दो, एक बार H+ यहाँ दे दो, तो ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो आपका कार्ब एनाइन पूरा कंप्लीट होता है इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट में बाकी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।